प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। राम राम। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है दैट इज क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी, है ना। दिस इज द चैप्टर इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो आप लोग को ध्यान से करना है। यू विल लर्न मच मोर थिंग। बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी इस चैप्टर से। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर लाइफ ओनली, है ना। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस। स्टार्ट करते बच्चों, पहले से मैंने थोड़ा पढ़ लिया है इसको और मैंने चीजों को हाईलाइट कर लिया है। तो हम लोग ऐसा नहीं पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझ लेंगे, है ना। तो अब स्टार्ट करता हूँ। पेज नंबर है, इट इज 49। 49 में पेज नंबर 1 पे सिर्फ दिया हुआ एक माइक्रोस्कोप का फिगर है जो आप लोग को बना लेना है आपके एग्जाम में। अपने टीचर से भी पूछ लेना, आपके एग्जाम में शायद आएगा तो आपको प्रैक्टिस भी कर लेना, है ना। वी नीड नॉट टू डिस्कस ऑन दिस फिगर। आगे आता है, एक बॉक्स दिया हुआ है, सेल वॉज वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो किसने डिस्कवर किया सेल? रॉबर्ट रॉबर्ट हो। 1665। वेरी गुड। 1665। बहुत जमाने पहले ही सेल का डिस्कवरी हो गया था, है ना। डेड सेल डेड सेल था, ऐसा है। चलो आगे देखते हैं। न्यूक्लियस He रॉबर्ट discovered cell in cork slice with the help of primitive microscope. Leeuwenhoek, है ना। Leeuwenhoek with the improved microscope discovered the free living cell in pond water first time. It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell, है ना। तो सेकंड आता है न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। लिविंग सेल। हाँ, अब इन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस लिविंग सेल से न्यूक्लियस। तो मैं खाली न्यूक्लियस ही छोड़ता हूँ अभी। आप लोग को जो याद रखना है, कब किया था? 1839 में, है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। फिर है द सेल थ्योरी, और फिर उसके बाद है पुरकिंजे। पुरकिंजे इन 1839 coined the term protoplasm. Third one is protoplasm. पुरकिंजे कब किया था? 1839 में। एक साथ हुआ इनकी डिस्कवरी। नो, इनका कुछ ईयर नहीं दिया है। तो अभी हम इसको प्रोटोप्लाज्म किससे एसोसिएटेड है? तो परकिंजे महाशय जी थे, इनसे एसोसिएटेड है ना। चलिए अगला देखते हैं। द सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स Okay. The cell theory that all the plants and animals are composed of cell and that the cell is basic unit of life was proposed by two biologists, है ना। स्लीन एंड स्लीन बोले या स्लीडन बोले? जो बोल रहे हैं वो बोल दो। चलो फोर्थ बोलते हैं। लिखता हूँ मैं आप लोग के लिए, आप लोग नोट करते जाओ इसको, है ना। जो एक जगह आप लोग के लिए हो जाएगा ये। SCHLEIDEN and second one is SCHWAAN, है ना। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सेल थ्योरी डिस्कवर की थी। सेल थ्योरी, वेरी गुड। सेल थ्योरी। हमको ये सब चीजें 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हमको याद रखना है इसको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। The cell theory was further expanded by Virchow 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cell with the discovery of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब डिस्कवरी हुआ तो उन्होंने क्या बोला कि भाई सारे सेल जो लिविंग है वो किसी और सेल से ही डिराइव होते हैं ना। तो लिविंग सेल, एक लिविंग सेल दूसरी लिविंग सेल को क्या करता है? जन्म देता है। नाम लिख देता हूं इनका, विरचाव। फिफ्थ पॉइंट है, वन लिविंग सेल गिव राइज, लिविंग सेल give rise to another pre-existence.
हाँ लिविंग सेल है ना। इसको ये जो होगा इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल। किसने दिया था, वेद चाओ ने, है ना। ये 5 पॉइंट हो गया, एक क्वेश्चन फिक्स है आप लोग का ऑब्जेक्टिव, है ना, अगर इतना याद कर लिया तो। अब आगे बढ़ते हैं, सेल का कंस्टिट्यूशन कैसे होता है और ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, हैव यू नोटेड। चलो नहीं लिख पाते, चलो अगला चलते हैं बच्चों। सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ऐसे सेल होते हैं एक ही सेल से वो पूरी जिंदगी अपनी चला लेते हैं लोग, है ना। रहना, खाना, पीना, सोना सब एक ही सेल में उनका हो जाता है। जैसे हमारा क्या है, हमको हर चीजों के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट दिया हुआ है ना, हाथ दिया है, दिमाग दिया है, पेट दिया है, वो सब कुछ एक सेल में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल क्या होगा, अमीबा। और कोई एग्जांपल, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इसी को बोलते हैं, अमीबा को। सर ब्लू ग्रीन एल्गे। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी। और कोई एग्जांपल, ज्यादा एरिया तो पेपर शीट बन जाएगी सर। थर्ड वन इज पैरामीशियम, हाँ क्लेमाइडोमोनास, है ना, क्लेमाइडोमोनास जिसकी 2 मूंछ निकली रहती है ना, उसको भी हम लोग क्लेमाइडोमोनास बोलते हैं, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। तो 4 एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, बैक्टीरिया, और 5th वन इज जैसे बोला वो भी लिख देता हूँ, क्लेमाइडोमोनास, CHLAMYDOMANAS। बच्चों मेरी स्पेलिंग थोड़ी कमजोर सी है ना, तो कभी कभी गलत हो जाता है, तो क्योंकि दिमाग में कुछ और चलता रहता है और लिखता कुछ और रहता है ना। ये 5 हमको याद रखने, 5 नाम क्यों याद रखने हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब ये सब कठिन कठिन नाम है, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, जिसको देख के हम कंफ्यूज हो सकते हैं ना। और ये आने वाले क्लासेस में आगे भी आपको देखने को मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये आगे अगर 9th में नहीं मिलेगा तो 10th में मिलेगा आप लोग को, कि कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे अपनी आबादी बढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें इनका सब दिखाएगा इसमें, है ना। तो वी हैव स्टडीड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, 5 देख लिया हमने जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना। और यूनिसेलुलर भी इनको बोलते हैं, फिर मल्टी सेलुलर आ गया, मल्टी सेलुलर में तो इसके अलावा बाकी सब, है ना, तो उसको नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज द सेल मेड ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अब आगे आप लोग को थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में। Let us start. Cell. What is cell made up of? किस चीज का बना होता है ना, एक ही सेल ऑर्गेनेल्स। तो बहुत सारी चीजें होती हैं सेल में, है ना। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अगर एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल से। वेरी गुड। तो ये 2 चीजें हैं, फिर वहां से अंदर जाएंगे तो उसका प्रोटोप्लाज्म आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा, फिर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे पढ़ेंगे, उनका फंक्शन, हाउ, व्हाई, क्यों, कैसे, क्यों सेल प्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन जरूरी है, क्यों सेल वॉल जरूरी है, तो वो हम क्या करेंगे अभी एक एक करके पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, है ना। नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब इसके अंदर हमको जानने को स्टार्ट हो जाएगा ना। हो सकता है ऑस्मोसिस सुना होगा आपने नाम, डिफ्यूजन नाम सुना होगा, ये सब कहाँ आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट अस स्टडी फर्स्ट, देन वी विल हैव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन दिस। This is the outermost covering of cell that separates the content of cell from its external environment. यानी अगर एक मैं ऐसे बना दूं, बीच में एक न्यूक्लियस बना देता हूं, ये न्यूक्लियस जैसा दिख रहा है, दिख रहा है। फिर माइटोकांड्रिया बना देता हूं, गाल्गी ऑपरेटस बना देता हूं, ये क्या होगा हमारा? सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा। अभी भाई साहब का दो नाम निकल गया, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं? बाकी जो अंदर के वो है उससे बाहर के चीजों से बचाते हैं उसको, है ना। इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सेल। Also helps to regulate what should come inside, what should go outside. क्या अंदर आना चाहिए, क्या बाहर आना चाहिए, सब कुछ अंदर नहीं आ सकता है ना। जो चीज परमिसिबल होगा वही अंदर आएगा, जो चीज परमिसिबल होगा वही बाहर जाएगा, ताकि इसका जो सेल को जो रिक्वायर्ड हो अंदर पड़ा रहे, जो नहीं रिक्वायर्ड है या टॉक्सिक है वो बाहर निकल जाए। इट इज अ मैकेनिज्म। तो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे बाहर, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। Plasma membrane allows or permit the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called selective permeable membrane, है ना। ये क्या है? Selectively permeable. Selective permeable membrane. डन है। सेलेक्टिव परमेबल का मतलब मैंने आप लोग को बता दिया कि सबको अलाउ नहीं करेगा, सेलेक्टिव रहेगा। यस, इट विल बी सेलेक्टिव, है ना। व्हाट शुड गो इनसाइड, व्हाट शुड गो आउटसाइड, इट विल बी सेलेक्टिव। ऐसा नहीं पता लगा जो बाहर जा रहे हैं इनका माइटोकांड्रिया के मन किया चलो बाहर घूम आए, तो ये अलाउड नहीं है ना, इनको रोक के रखेगा, भाई आपको जाना अलाउड नहीं है। तो क्या होगा? किसको जाना है किसको नहीं जाना, ये डिसाइड ये करेगा। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Some substance like carbon dioxide, oxygen can move across the cell membrane by process called diffusion. अब एक प्रोसेस आया हमारा डिफ्यूजन, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा व्हाट इज डिफ्यूजन, है ना। तो द गैसियस एक्सचेंज, है ना, गैसियस एक्सचेंज इन द सेल इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। गैस मतलब अंदर ऑक्सीजन आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये किससे होता है? डिफ्यूजन से होता है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज डिफ्यूजन, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट इन सेल, है ना। इट कुड बी एनिमल सेल और इट कुड बी प्लांट सेल। तो अपनी हेडिंग चालू होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इसको हम लिखेंगे गैसियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट सेल, है ना। अभी तो सेल लिख रहा हूं खाली, गैसियस एक्सचेंज बाय सेल मेम्ब्रेन, है ना। इज डन थ्रू, कौन बताएगा? थ्रू डिफ्यूजन। क्लियर है? डिफ्यूजन में क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में O2 और CO2, तो ये दोनों चलेगा। अब मैं आगे पढ़ता हूं। We saw that there is a spontaneous movement of substance from region of high concentration to a region where it is concentration is low. हमेशा क्या होगा? जहां हाई कंसंट्रेशन होगा वहां से लोअर की साइड में जाएगा, है ना, हमेशा। इट कुड भी, चाहे वो कोई भी हो, जैसे ऑस्मोसिस होता है, हायर टू लोअर, हाँ, हमेशा हायर टू लोअर जाएगा। जैसे सेल को हम क्या करेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया। हाइपरटोनिक मतलब जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है इन कंपेयर टू सेल के,
है ना। इसके कंपेयर में इसके अंदर जो मटेरियल है प्रोटोसाइटोप्लाज्म है, उसके कंपेयर में अगर ज्यादा हमने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में इसको डाला तो क्या करेगा, यहाँ से जो लिक्विड है वो निकल वो के बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा और ये बेचारा सुखड़ के इसकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। हाँ। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बाहर जो वाटर मॉलिक्यूल है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना चालू हो जाएगा, Rigid। और अगर ज्यादा होगा तो बाहर से अंदर आएगा, है ना। डन है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Thus the diffusion plays, बीच में थोड़ा सा हिस्ट्री दिया है बट इट इज नॉट रिलेटेड, जितना मैं कर रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना। डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। तो कैसे किसके किसके बीच में होता है गैसियस एक्सचेंज, बिटवीन द सेल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल नंबर 1 हो गया, अब दूसरा हो गया सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। डन है, क्लियर है ये डिफ्यूजन। अब आप लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, इट इज गैसियस एक्सचेंज बाय द सेल मेम्ब्रेन। हाँ, द प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। इट कैन बी डन बिटवीन द सेल्स और cell and the external environment. The gases involved in diffusion are generally carbon dioxide and O2, ऑक्सीजन, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑस्मोसिस। अब देखो ऑस्मोसिस क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन मैंने लिख कर दिया। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर आएगा, व्हाट इज ऑस्मोसिस। उसके बाद 3 सिचुएशन आपको देगा। क्या सिचुएशन देगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, इसोटोनिक हाँ आइसोटोनिक, आइसोटोनिक क्या होता है ना, आइसोसेलेस होता है ना, आइसोसेलेस कुछ भी आइसो को आइसोटोनिक को प्यार से इसोटोनिक बोलते हैं ना, तो हमको दोनों बोल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लैंग्वेज। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग करते हैं हेडिंग डालते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पहले स्टार मार्क बना लेता हूँ आप लोग के लिए, इंपॉर्टेंट। फिर ऑस्मोसिस लिखता हूँ, है ना। ऑस्मोसिस, कहीं मेरी स्पेलिंग गड़बड़ दिखे तो आप लोग को बता देना, है ना। पहले थी डिफ्यूजन। हाँ diffusion, बता देना है ताकि मैं सही कर दूं उसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर, अभी हमने क्या किया, डिफ्यूजन इज पर्टिकुलरली फॉर गैसेस, है ना। तो वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो अब इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर। मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर वाटर, है ना। थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, है ना। डन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। गैस के लिए डिफ्यूजन और लिक्विड के लिए लिक्विड के लिए ऑस्मोसिस। आगे चलते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, दे आर कॉलिंग इट द रिलेशन बिटवीन द, क्या बोलेंगे उसको, कि इसका कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है ना, सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसका या जिसके अंदर सेल प्रेजेंट है उसका, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसके रिलेशन में ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। वो डिसाइड करता है किस मीडियम में है, ये हाइपरटोनिक में है, हाइपोटोनिक में है या इसोलेशन में, है ना। तो वो उसके हिसाब से मुझे उसको पता चलेगा कि इसका मूवमेंट किधर होगा, पानी बाहर जाएगा, पानी अंदर जाएगा या पानी कहीं नहीं जाएगा, है ना। उसको डिसाइड करना है आइसोलेशन, डिपेंड करता है कैसे सोल्यूशन में पड़ा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, है ना। ये आप लोग को समझ में आ गया, ऑस्मोसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, बाहर का सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूटेड, लेस कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड, और
यहाँ पे क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन है। पहले एक बार मैं पढ़ देता हूँ, हो सकता है। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन सेल, है ना। कंसंट्रेशन का मतलब पानी ज्यादा है। अब यहाँ कंपेयर किससे हो रहा है, वाटर से हो रहा है, ना कि मिनरल से। तो हम लिखते हैं इफ सराउंडिंग क्या, सराउंडिंग द सेल the water concentration is more, क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। फूल जाएगा। हाँ देखो, हायर कंसंट्रेशन देन द सेल्स, then the cell there will be, meaning that outside solution is very dilute, है ना। इसका मतलब क्या होगा, outside solution is, outside liquid is, या solution कर देता हूँ, solution is very dilute, done। बाहर का सोल्यूशन कैसा है, बहुत ही डाइल्यूट है, मतलब अंदर ज्यादा मिनरल्स और ये सब ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, सच सोल्यूशन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, पानी अंदर जाएगा, है ना। बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल जैसा, है ना, पानी अंदर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑस्मोसिस, this is osmosis। तो water will go inside cell through osmosis। मेरे हिसाब से ये भी क्लियर है, वाटर को पूरा कर देता हूँ, है ना। ये भी क्लियर है। हाइपोटोनिक होगा तो क्या होगा, वाटर विल गो इनसाइड, है ना, नो डाउट। आगे बढ़े, हाइपरटोनिक, ये मैं रब कर दे रहा हूं। हाइपरटोनिक, इसमें से सारा जो वाटर है वो इस- सब लिक्विड सॉल्ट ज्यादा, मतलब उसमें ये क्या है, इसका जस्ट उल्टा, हाइपो का उल्टा। हाइपो में क्या था, बाहर का सोल्यूशन क्या था, डाइल्यूटेड था। इसमें क्या हो जाएगा, बाहर का कंसंट्रेटेड ज्यादा होगा ना। बाहर पानी की कमी होगी, सेल के पास ज्यादा पानी होगा, है ना। ये क्या करेगा, पानी जो है स्क्वीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और इसकी हालत खराब हो जाएगी, जैसा मैंने पहले बताया था ना। तो अपन इसको 2 लाइन में लिख दें ताकि आप लोग इसको आराम से शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर लें इसको, है ना। चलिए लिखता हूं, इन दिस केस द सॉल्यूशन outside the cell will be more concentrated and water will, कौन बताएगा कहाँ जाएगा, मूव आउटसाइड, आउटसाइड, है ना, आउटसाइड सेल, ठीक है। अब इसको ऐसे दिखा देता हूँ आप लोग के लिए, उल्टा कर देता है। ये तब जब प्रिंसिपल की जॉब चली जाती है तब, है ना, पानी निकल जाएगा। चलो ये क्या है, इसका क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे H2O कमिंग आउट, स्क्वीज हो रहा है, पतला जा रहा है। ये इससे रिलेटेड है ना। तो हाइपरटोनिक क्लियर है, नो डाउट। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आइसोटोनिक, इक्वल, है ना, इक्वल। ये डायग्राम बना दो, ऐसे ही रहेगा। ओके
डन। आधा बाहर आधा अंदर। उसको समझ में नहीं आया किधर जाना है अभी। चलिए, हाइपरटोनिक हो गया, आइसोटोनिक। डन। चलिए मैं पढ़ता हूँ। इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सॉरी, if the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such solution is known as isotonic. आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक सर है। सेल का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज नहीं होता है ना इसमें? बिल्कुल, कोई मूवमेंट, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ लिक्विड, है ना, वाटर। अंदर या बाहर नहीं होता। हाँ, ये क्या होगा इसमें, तो पहले सबसे पहले वाले केस हमारा क्या था, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब अंदर बाहर अंदर बाहर से डाइल्यूट होगा, बाहर डाइल्यूट होगा, और अंदर अंदर जो है कंसंट्रेटेड होगा, तो पानी अंदर जाएगा, है ना। हायर टू लोअर। हाँ, ड्यू टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, है ना, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसको अच्छे से याद कर लेना आप लोग को एग्जाम में लगेगा, बहुत इजी पेपर है। जब लिख के आओगे, जब चेक करने रिवाइज दोबारा चेक होगा ना, तो सर पे हाथ रखोगे, सर ये तो गलत हो गया, उल्टा लिख के आए, है ना। इसलिए ऐसा सर पे हाथ रखने की नौबत ना है, ऐसा करना है हमको। करना क्या है, हाइपोटोनिक का मतलब बाहर, हाइपो तो पानी ज्यादा है, पानी अंदर जाएगा हाइपोटोनिक में। हाइपरटोनिक में क्या होगा, सारा बाहर गुस्सा बाहर निकाल दिया। बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कम है, तो पानी हमेशा जिधर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उधर मूव करेगा, है ना। सबको मीठा पसंद है, तो पानी भी क्या करेगा, जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा उधर जाएगा। आइसोटोनिक में देयर शुड बी नो नेट मूवमेंट। लिख दूं, देयर विल बी नो नेट। no net movement in this case as the concentration of outside liquid and inside cell will be equal, है ना। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? नो। आइसोटोनिक भी क्लियर है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट इन दिस केस, है ना। इसमें नेट मूवमेंट नहीं होगा, जो जहां है अपने हिसाब से खुश रहेगा, है ना। देयर विल बी नो नीड ऑफ मूवमेंट एनी साइड। हमने अब ऑस्मोसिस पढ़ लिया बच्चों, 2-3 लाइन और है। Thus the osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. समझ लिया हमने। Absorption of water by plant root is also an example of osmosis. अब मैं example of osmosis लिखवा देता हूँ आप लोग को। आप लोग को पता होगा कि जो प्लांट्स हैं सबको फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए। तो वो हाइपोटोनिक रहेगा ना? बिल्कुल, पानी बगल में ज्यादा होगा इन कंपेयर टू रूट के अंदर, है ना, तो पानी उधर भागने की कोशिश करेगा। तो वो जो अंदर जाता है, अंदर कौन सा जाता है, अंदर हाइपोटोनिक, है ना, तो वही होगा। चलो मैं लिख देता हूँ एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, तो नंबर 1, एब्जॉर्प्शन of water by plant roots। ठीक है बच्चों, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, है ना। हमको अपने एग्जाम में जरूर लिख के आना है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, हाँ, लिपिड सब। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन इसमें 2 होता है, एक लिपिड होता है, एक प्रोटीन। लिपिड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? जो स्मूथ एंड
What is lipid? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो निकल एसी आरिया हाँ, से जो हाँ। निकलता है ना लिपिड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, निकलता है लिपिड, वो तो मुझे समझ में आ गया. What is lipid? क्या नहीं बताइए. लिपिड इज फैट, है ना. लिपिड बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है अपने को, लाइफ को सिंपल रखना है ना. दो का कॉम्बिनेशन होता है. तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, है ना. लिपिड और प्रोटीन का बना होता है. और इट इज, ये जो सेल की साइकिल होती है, उसकी लाइफ होती है, उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस रखता है ना. आगे बढ़ते हैं. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जैसे जो सिंगल सेल मैंने बताया था, जिनको 1 by 1 वन रूम किचन सब अंदर ही होता है उनका, उसी से काम चलाना होता है. कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो है ना. तो क्या है, वो अगल बगल खाना खाना है तो उसको फटाक से अपना हाथ बढ़ाएगा, खाना अंदर लेगा, खा लेगा. तो वो उसको सारा कुछ उसी से करना है. तो हम कैसे बोलेंगे, लिखेंगे इसको, इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सच एज द प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, है ना. खाना खाना जो इनगल्फ कर लेना, कोई अलग से हाथ पैर नहीं दिया, मुंह नहीं दिया है, इस सेल मेम्ब्रेन को ही देखो, सेल मेम्ब्रेन को ही क्या करेगा वो. जैसे ये एक है अमीबा, है ना, ऐसा कर दिया. अमीबा का मूड खराब है. अब यहाँ पे क्या है, एक खाने का सामान इसको दिख गया, तो क्या करेगा, अपना ये सीडोपोडिया को आगे बढ़ाएगा एंड वो अंदर ही रहेगा सर और ये आगे। जो है ऐसे करेगा, है ना. उसका फॉल्स पहले इसके पास जाएगा, फिर दूसरा स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप में क्या करेगा, अपना सर अंदर आधा ले बॉडी ऐसे कर लेगा, है ना. हाँ। तीसरा स्टेप हो गया. चौथे स्टेप में क्या करेगा, ये पीछे वाले मुंह को आगे कर लेगा. पीछे वाला मुंह नहीं, इसके पास मुंह ही नहीं होता है. चलो, हाँ, है ना? मतलब किस घेर लेगा, अंदर घेर लेगा और अंदर चला गया. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस, है ना. एंडो, साइटोसिस. हाउ टू डिफाइन एंडोसाइटोसिस. The process in which amoeba captures its food. Single cell, yes, amoeba. You can say the process by which amoeba engulf its food from external surrounding area is called endocytosis, है ना. सिर्फ अमीबा. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो भी होगा, अगर आपको मतलब ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है तो बोल देना है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, है ना. इट इज मोस्ट फ्लेक्सिबल. जो इसका पैर आगे बढ़ता है दैट इज कॉल्ड सूडोपोडिया, है ना. चलिए, अब हमारा अगला आ गया सेल वॉल. Made up of cellulose. सेलुलोज, है ना. Present in सेल वॉल प्रेजेंट इन plant cell. प्लांट सेल ओनली और आल्सो प्रेजेंट इन नहीं, एनिमल. so only plant cell. बैच इज वेरी एडवांस, है ना. क्या है सेल वॉल. सेल का दीवार, है ना. सेल वॉल. वॉल बहुत जरूरी होता है और Protect. प्रोटेक्शन, इट्स शेप, साइज और बहुत कुछ के लिए होता है. लेट अस स्टार्ट आवर स्टडी. सेल वॉल. सेल वॉल प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी सबसे पेक्यूलियर क्या है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, Plant है ना. cell. इट इज ओनली प्रेजेंट इन Plant cell. प्लांट सेल. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चलिए नेक्स्ट बोलते हैं अपन, देखते हैं. It has another rigid outer covering plant cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. Clear, हमको पता है. The plant cell is mainly composed of cellulose, है ना. Second point हमारा क्या है, mainly Made of cellulose. composed of Cellulose. cellulose. क्या होता है, कौन बताएगा. Rigid substance present in. सेलुलोज क्या होता है, कौन बताएगा. क्लास 8 भी बता सकता है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. Cellulose, sir. अरे वो खाते भी है ना. मुझे पता है 8 क्लास को आता है, लेकिन वो बताएगा नहीं. चलो मैं बता देता हूँ.
सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, है ना। Glucose. बहुत सारे ग्लूकोज जो है जब वो एक चेन बना के जुड़ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेलुलोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, है ना। हमारा 8th क्लास बहुत होशियार है लेकिन दिखाता नहीं है किसी को। सबसे बेनिफिशियल इसका ये है। चलो शो ऑफ नहीं करता हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज आगे बढ़ते हैं। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, है ना। ये ऑलमोस्ट सब में सारे सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं। बड़ा ही टफ रिजिड होता है और जबरदस्त तरीके से प्रोटेक्शन देता है इसको, है ना। तो स्ट्रक्चरल क्या क्या प्रोवाइड करता है सेल वॉल? Shape. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, डेफिनेट शेप, रिजिडिटी। हाँ रिजिडिटी। और कुछ बोलना चाहेंगे? वो सेव भी करता है ना, कहीं Definite हार्ट टाइलेट shape. हो तो हाँ। प्रोटेक्शन। यस यस प्रोटेक्शन, है ना। प्रोटेक्शन भी लिख देता हूँ अगर आप लोग रेकमेंड करते हैं तो। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श क्लाइमेट सर। फ्रॉम हार्श क्लाइमेट लिखना है। हाँ, चलो सही, लिख हाँ, देते बढ़िया। हैं। मैंने वही बोला। फ्रॉम हार्श क्लाइमेट। ये सब आप लोग के वर्ड है, मैं कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ। हार्श क्लाइमेट, है ना। आगे कुछ और बोलना है? चलिए ठीक है। इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज दीज आर द क्वालिटी, है ना, which distinguish the plant cell from animal cell. Animal cell. डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When living plant cell lose water through osmosis, there is a shrinkage or concentration of the content of cell from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक पॉइंट हमको मिला, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा? जब सेल प्लांट सेल होगा, प्लांट सेल के अंदर से जब ऑस्मोसिस के थ्रू पानी बाहर चला जाएगा तो जो सेल मेम्ब्रेन है सेल वॉल से अलग होके सिकुड़ जाएगा अंदर। सेल वॉल इज रिजिड, वो अपने शेप में रहेगा। जैसे एक छोटा सा मैं फिगर बनाता हूँ मैं आप लोग के लिए। Shrink हो जाएगा। यस देखो, जैसे ये है प्लांट सेल, है ना। अब अंदर इसके मैं सेल मेम्ब्रेन बनाता हूँ। ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो इसमें भी रहेगा, ऐसा नहीं कि सेल वॉल है तो सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, है ना। इट इज इन एडिशन टू सेल Cell मेम्ब्रेन। membrane. अब जब ऑस्मोसिस होगा और पानी बाहर निकल जाएगा इसका, तो वो shrink हो जाएगा। हाँ, तो ये पानी बाहर निकल रहा है और एक तरफ से नहीं चारों तरफ से निकल रहा है ना। अब क्या होगा? अगला फिगर अगर हम बनाए तो सेल वॉल तो इंटैक्ट रहेगा लेकिन ये बेचारा Cell membrane. गड़बड़ हो जाएगा ना। हो सकता है ऐसा, है ना। इसे प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। हाँ, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? Plasmolysis. लिख देता हूं मैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन, यस है ना। मैं अपने से बना के बोलता हूँ फिर आप लोग को आइडिया लग जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच when a cell lose its water through the process of osmosis, then the cell membrane shrinks, है ना। And this shrinkage of cell membrane due to loss of water is called plasmolysis. Plasmolysis. डन है। देखो मैंने अपने से ही बना दिया ना, शायद कुछ और लिखा होगा बट ये फिगर और कॉन्सेप्ट अगर पता है देन यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन, है ना। सो वी आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप। अब अगला, अपॉइंट अ सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपरटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग, है ना। ये क्या करता है? कोई ब्लास्ट ना कर जाए ज्यादा पानी लेके, तो ऊपर से प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है। Protects. So this is cell wall. अब अगला आता है आप लोग का न्यूक्लियस। Any question in cell wall if you want, you can ask. Brain of the cell. That is nucleus, है ना। हाँ. This is protective covering, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। मोनिश anything you want? Now I am going to start next topic, that is nucleus. Nucleus क्या है? Brain of the cell. ब्रेन के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट?
Controls activities activities inside of the cell. Present in तभी वो ब्रेन सेल Okay. definition. Control the activity inside the cell. तभी तो brain Point number 1 was brain of the cell. Any point else? Anything else you want to say? It has chromosomes. Very good. Important point is this: it has chromosomes and genes. Just a minute. of cell. What is chromosome? Chromosome क्या करता है जब सेल डिवाइड होगा? जैसे प्लांट कहाँ बनता है? एक सेल से बनता है ना, हमको पता है एक ही सेल से लाइफ की शुरुआत होती है। तो अब उसको सेल को बड़े होके डिवाइड होके कैसा शेप लेना है, क्या करना है, दैट इज रिटेन इन द क्रोमोसोम और डीएनए, है ना। तो वो न्यूक्लियस का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि इसके अंदर वो फटाफट एक फैक्ट्री का काम करता है। सेल वॉल बनाना है तो कहाँ बनेगा? डीएनए में बनेगा। सेल वॉल बन के बन जाएगा, प्लांट हरा होगा, पीला होगा, लाल होगा, जो भी होगा वो भी उसको डिक्टेट करेगा कितना बड़ा होगा, कैसा फ्रूट आएगा, कैसा फ्लावर आएगा, है ना। एवरीथिंग इज रिटन इन क्रोमोसोम। जैसे हमारे क्रोमोसोम, हमारा जो जेनेटिक्स है, हम अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, तो वो न्यूक्लियस में होता है। दिस इज द क्रक्स पॉइंट ऑफ न्यूक्लियस। लेट अस स्टार्ट न्यूक्लियस। Let us start nucleus. पढ़ता हूं मैं। न्यूक्लियस एक पहले मैं फिगर बना देता हूं ताकि आप लोग उसको ना विजुलाइज भी करते रहें। विजुलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक सेल है मोर और लेस स्क्वायर, है ना। जो बीच होता है हाँ, अभी तो सेल वॉल बना है अभी। सेल। You have to wait for some more time. देखो ये हो गया क्या? सेल cell मेम्ब्रेन। membrane. दो चीज तो क्लियर हो गया ना। अब मैं जा रहा हूँ न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस जो है ना ऐसे रहता है, बीच में गोल गोल। हाँ, ये तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं साइड में ये बीच में न्यूक्लियोपोर है इसके अभी अंदर मैं क्या एंडोप्लाज्मिक जाएगा? रेटिकुलम पे आऊंगा, डोंट वरी। बट मेरा- वैसा ही दिखता है ना। हाँ, नहीं दिखता। ये नहीं न्यू- दिखता। ये देखो, ये सेल वॉल है, न्यूक्लियर में ऐसे ही ये सेल चार मेम्ब्रेन चार फिर भी है, नहीं दिखता। ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम कर देते हैं Chromosomes. अपन, है ना। क्रोमोसोम ही पड़े हुए हैं, खाली ऐसे ही बता दिया मैंने। अब आप लोग उसको देख के फील लेते रहिए, है ना। इट इज न्यूक्लियस और उसके अंदर क्रोमोसोम है। आगे बढ़ते हम लोग। द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो इसीलिए मैंने डबल लेयरिंग किया है ना, कि ये क्या है? Nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होता है। आगे देखते हैं। The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide, है ना। अच्छे से rod shaped visible कब होता है? जब सेल डिवाइड होने वाला है। जब डिवीजन होने की तैयारी होती है तो क्या होता है? दो सेल तो वो बनेंगे। न्यूक्लियस के अंदर ही होता है ना। यस, इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। सेल डिवीजन होगा, सबको थोड़ा थोड़ा पार्ट मिलेगा। थोड़ा बोलेंगे भाई थोड़ा साइटोप्लाज्म आप ले लो, थोड़ा आप ले लो, थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे बांट लेते हैं लोग मिलजुल के। लेकिन मेन जो करता धरता है यही है, जो मैसेज देता है, दैट इज न्यूक्लियस। क्योंकि दूसरे सेल में भी एक तो जाने वाला है ना। अगर उसमें न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम नहीं जाएगा तो उसका फिर मतलब नहीं, उससे कोई मैसेज नहीं निकलेगा, है ना। इसलिए उस सेल में, नए सेल में न्यूक्लियस का पार्ट भी ट्रांसफर होता है या क्रोमोसोम भी ट्रांसफर होता है ना। तो दिस इज द मेन क्वालिटी। आगे पढ़ लेते हैं पहले एक बार हम लोग। द क्रोमोसोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना। डीएनए के फॉर्म में, डीएनए का फुल फॉर्म कौन बताएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, हाँ, न्यूक्लियस। यही वाला। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी स्पेलिंग की तकलीफ आएगी। राइबोन्यूक्लिक RHI है ना कि आर RI? डीऑक्सीराइबो। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
राइबो, एक ही में लिख देते हैं, सर एक ही में ही। न्यूक्लिक एसिड। एसिड, है ना। हाँ, सर। तो ये क्या है, क्रोमोसोम कंटेन्स, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यही डीएनए है जो सारा इनहेरिटेंस का जो कैरेक्टर्स है वो स्टोर करके रखता है अपने साथ, है ना। इसीलिए अगर गेहूं है और उससे उसको मिट्टी में डालेंगे तो गेहूं ही होगा, है ना। ऐसा नहीं कि पता लगा वो पीपल का पेड़ उग गया, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका न्यूक्लियस का जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए, वो उसको बताता है क्या करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, कर लिया हमने। क्रोमोसोम क्या करता है? डीएनए एंड प्रोटीन रखता है। क्रोमोसोम अब इसके अंदर क्या क्या होता है? डीएनए, और दूसरा क्या होता है? प्रोटीन। डन है, आगे चलते हैं। DNA molecules contains information necessary for constructing and organizing cells. तो इसके पास इंफॉर्मेशन होता है कि नया सेल कैसे बनाना है और उसको ऑर्गेनाइज करता है। आगे देखते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। इसका फंक्शनल सेगमेंट क्या है? इसकी जीन। फंक्शनल सेगमेंट जीन, ये हमको याद रखना है ना। डीएनए का फंक्शनल यूनिट जीन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। देखो दो चीजें हैं, मैं लिखता हूं अभी। डीएनए तो आप सबको पता है, इसलिए डिलीट करता हूं इसको, डिलीट बटन दबा दिया। अभी दो चीजें हैं। नंबर वन क्या है? क्रोमोसोम। ये रॉड शेप्ड होगा एंड विजिबल व्हेन सेल इज डिवाइडिंग। डन बच्चों? कब विजिबल होगा? जब सेल डिवाइड हो रहा है। याद रखना है आप लोग को। व्हाट इज क्रोमोसोम? कब विजिबल होता है? जब सेल डिवाइड होगा। दूसरा होता है क्रोमैटिन, है ना। दूसरा होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमोसोम में छोटे मोटे टैंजेंट करना पड़ता है। हाँ, जब वो डिवाइड नहीं होता तो नॉर्मली क्रोमैटिन के फॉर्म में, जैसे रस्सी नहीं उलझी पड़ी रहती है ऐसे बिना काम के, ऐसे ही वो उलझा सा पड़ा रहता है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, है ना। तो उसको भी मैं लिख देता हूं। When cell is not dividing, DNA is present in as part of chromatin, है ना। तो लिखता हूं मैं, when cell is not dividing, the DNA present in this form। तो हमने देख लिया, जब डिवाइड हो रहा है तो क्रोमोसोम के फॉर्म में, जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्रोमैटिन के फॉर्म में, है ना। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। Whenever cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome। जब डिवाइड होने वाला होगा तो ये क्रोमैटिन क्या होगा? क्रोमोसोम में बदल जाएगा, है ना। ये देखो, डिवाइड जब होने वाला था ना, सेल पूरी तैयारी करता है, क्या क्या चाहिए उसके पास, दूसरे वाले सेल के पास क्या क्या भेजना है। तो सबसे पहले तैयारी किसकी होगी कि डीएनए तो भेजना ही पड़ेगा, बिना डीएनए के काम होगा नहीं। ये डीएनए यानी क्रोमैटिन जो बिना डिवाइड के टाइम पे जो उसके न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है, पहले उसको तैयार करेगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा, कपड़े पहनाएगा, क्रोमोसोम बना देगा, है ना। अब क्रोमोसोम इज रेडी टू गो टू, एक सेल से दो बनेगा तो दोनों में आधा आधा चला जाएगा, है ना, और वहां पे जाके इसका डुप्लीकेशन हो जाता है।
डन है। सर वो फिर से क्रोमैटिन बन जाता है। बिल्कुल, जब वो अपना काम कर लेगा और डिवाइड होके प्रॉपर सेट हो जाएगा तो फिर वो अपना क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब उसका डिवाइड होने का टाइम आएगा फिर से ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा, फिर से आधा आधा जाता है दोनों में ना। पहले तो क्या करता है, इसका डबल स्ट्रैंड, ये डबल हेलिकल मॉडल जो बने इसके अंदर देखो बनाया पर्पसफुली, इट इज डबल हेलिकल मॉडल है ना। ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, जो दो डबल स्ट्रैंड में होता है। दो है तो एक इसमें चला जाएगा इसमें, और ये डबल है तो अपना डुप्लीकेट करके कंप्लीट कर लेता है अपने आप को, है ना। सो दिस इज क्रोमैटिन। अब आगे है, मैं रीड करता हूं पहले। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल में बी पोरली। चलो अभी आप लोग के सामने क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज प्रोकैरियोट? Primitive cells. व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स? They don't May have a Ravi well-defined Rapan. nucleus. हाँ, They don't have a well-defined nucleus. न्यूक्लियस एंड And they are very primitive cells. They Prokaryotic cells are very primitive cells. हाँ, I can write it 3 times. है ना? It is primitive cell, it is primitive cell, it is primitive cell. चलो, प्रोकैरियोट। Not enclosed, without being enclosed to the nuclear. सर ये बहुत पुराना होता है सर, बेकार नहीं। No, 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 it is not like that. They are yes, yes, बिल्कुल। जो पुराने जो पहले जो एकदम बचपन में जो हमारा पृथ्वी का बचपन था तब पैदा हो गया और तब से लेके अभी तक वैसे ही पड़े हुए हैं ना, उनको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट। Prokaryote. चलो मैं पढ़ता हूँ। Such undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleate. Such organism whose cell lack nuclear membrane is called prokaryote, है ना। तो प्रोकैरियोट का वैसे आपने डिफिनेशन एकदम सही बताया था। These are the primitive cells which lack nuclear membrane, है ना। Well defined nuclear membrane नहीं होता है, मतलब पड़े रहते हैं, कोई कहाँ पड़ा है, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता है। चलो मैं पहले इसको नोट कर देता हूँ, चलो 2 मिनट लगेगा। सबसे पहले तो किस में पाया जाता है? प्रिमिटिव सेल्स में, है ना। प्रिमिटिव में PRIMITIVE सेल्स लाइक बैक्टीरिया। Who will tell? Amoeba is prokaryote or eukaryote? Eukaryote. Eukaryote. Defined nucleus. Yes, इसके पास क्या होता है, इसलिए गलती से अमीबा नहीं लिख देना, है ना। Single cell. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें डिफाइंड नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट। प्रिमिटिव यानी प्राइमरी, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोट 2 पार्ट से बना होता है। प्रो मतलब प्रो बनना है। प्रिमिटिव और कैरियन कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट, है ना। तो आप लोग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे मैडम, व्हाट राइट 3 डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो 2 बार तो हम लिख देंगे कि इट इज प्रिमिटिव सेल, और तीसरी बार लिखेंगे एग्जाम्पल इसका, है ना। तो यूकैरियोट, EUKARYOTE, प्रोकैरियोट। अब कौन बताएगा? मैं इसका फिगर मिटा रहा हूँ, आप लोग को बताना है। Amoeba. ले, हाँ एग्जाम्पल बता दिया तुमने। सर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज देयर सर। Sir, amoeba हाँ। कर दो you कर। अगर इसमें लिखेंगे, अपन लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे? प्रिमिटिव सेल की जगह पे क्या लिखेंगे? एडवांस सेल या वेल डेवलप्ड सेल? वेल डिफाइंड। अरे सेल की बात कर रहा Well हूँ। defined. हाँ, गलती हो गई। क्या लिखेंगे? सेल की जगह क्या लिखेंगे? प्रिमिटिव सेल की जगह लिखेंगे प्रॉपर सेल, लिख देते हैं ना, प्रॉपर सेल। और एग्जाम्पल में क्या बोला? अमीबा। Amoeba. और कोई एग्जाम्पल दे सकता है कोई? कोई एग्जाम्पल दे दे। 1 रुपए इनाम। 1 रुपए की 1 रिश्वत। रुपए इनाम। गूगल पे चालू करने पे मिल जाता है।
₹1 इनाम है. All the cells which are not prokaryote, all the cells including our human body cell is also eukaryote. So this is not a matter of thinking, है ना. सोच के जवाब देंगे ऐसा नहीं, जो दिखे वही यूकैरियोट है ना. चाहे वो प्लांट हो, जो बड़ा सा प्लांट है, उसके जो सेल्स हो गए, सेल वॉल हो गया, है ना, सारे के सारे क्या है, ऑल. क्या लिखूं मैं इसके अंदर, बोलो जल्दी बच्चों, बोलो क्या बोला? एक एग्जांपल और बोलो. Humans. ह्यूमन सेल, है ना. कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना बिल्कुल. अब और एग्जांपल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Well defined nuclear. वेल डिफाइंड. डन है. 2 डिफरेंस बता दी, एक और कौन बताएगा? बता दो. चलो इस वाले पे ₹1 इनाम है. एक और डिफरेंस बताना है. U plus carrier. ये दूसरे से वेरी गुड. यू मतलब क्या होता है वो बता दो. चलो. सर U मतलब एडवांस्ड, वेल डिफाइंड. New. Yeah. कैरियोट मतलब आप भी एडवांस ही इसीलिए बुक में नहीं दिए, लेकिन आपको पता है. अरे You मतलब defined. डिफाइंड. Defined. वेरी गुड. स्पेलिंग बताओ यू की. सर You. वेल डिफाइंड लिख दो. हाँ सर सर चवन्नी दोगे या ठन्नी? उतना ही मिलेगा तुमको. तो कैरी ऑन मतलब सर Nucleus. न्यूक्लियस. तो अब प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस आपके एग्जाम में आएगा. आप लोग को इसका आंसर करना है ना. डन है. इतने में आपका काम हो जाएगा बच्चों, कुछ टेंशन नहीं लेना. प्रोकैरियोटिक सेल लैक ऑफ मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. अभी देखो इसके अंदर फोटो खींचना बाकी है अभी. इट लैक लॉट्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, है ना. लॉट्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. तो इधर क्या लिख देंगे? इट कंसिस्ट लॉट्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. हाँ हाँ उल्टा उल्टा. उल्टा हो जाएगा. उल्टा वाला it लिख has lot देना. of cell organelles. Many of the functions such as organelles also performed by poorly organized part of the cytoplasm. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicle, bag-like structure, but not with plastid as in. आप लोग को बच्चों एक डिफरेंस और लिखना है इसके अंदर कि जो क्लोरोफिल होता है प्रोकैरियोट्स में बैग लाइक स्ट्रक्चर में जैसे होता है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर. और जो एडवांस होते हैं उसके अंदर क्या होता है? प्लास्टिड. प्लास्टिड बोलते हैं, पता है आप लोग को? Three बताया types था of मैंने. plastic. Yes. Leucoplast, chromoplast and chloroplast. Very good. Yes. Leucoplast roots में होता है. सर वो किचन ciliate में होता है. किचन ऑफ अ सेल. Chloroplast. सर That is- क्रोमोप्लास्ट और और क्लोरोप्लास्ट colour काइंड ऑफ सेम है, मतलब ये colour तो होता है ना। वही बताएगी, उसको तो पता ही अच्छे से, है ना. तो इसमें क्या है? इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट में. आप लोग लिखिए क्लोरोफिल इज सैक लाइक स्ट्रक्चर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड इट इज वेल डेवलप्ड प्लास्टिड इन केस ऑफ यूकैरियोट, है ना. और यूकैरियोट बोलना है अपने को, है ना. तो लिख दूं मैं मिटा के ऊपर? मदद हो जाएगी. आप लोग गलत नहीं लिखोगे, है ना. चलो मैं लिखता हूं. क्लोरोफिल CHLORO. Chlorophyll is sac-like structure. Sac-like क्या? हाँ, sac-like structure लिख देता हूँ मैं. In case of photosynthetic prokaryote. डन है. चलो मैं इसको मिटा देता हूँ. पर सर 9th में सिर्फ 2 ही है प्लास्टिड्स. हाँ, क्रोमो यही है जो बचपन में अच्छे से पढ़ लेता है ना, उसको बड़े होकर कोई टेंशन नहीं लेना. हमने सर 8th में 3 पढ़ लिए थे. क्रोमो और ल्यूकोल. बिल्कुल बिल्कुल. मैं इसका भी लिख देता हूँ. क्लोरोफिल इज वेल डेवलप्ड प्लास्टिड. प्लास्टिड. Chlorophyll is well developed
plastic. In case of eukaryote ... ठीक है, तो अभी आप लोग को अच्छे से आ गया व्हाट इज प्रोकैरियोट, व्हाट इज यूकैरियोट और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप आवर क्लास ओवर हियर ओनली. वी विल कम अप विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज cytoplasm, like substance. which we cannot eat, है ना. चलिए, Just so today we are closing this video over here only. We will come up with next new video and start from cytoplasm. Thank you so much. Jai Shri Krishna.